Hello guys, so today's topic is बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सुना होगा, फैट्स के बारे में सुना होगा, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ये सारे हमारे हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं। इनके बिना हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाती। एंड नॉट ओनली इन आवर बॉडी, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑल्सो। नाउ our first is even though we chapter basically 3 से 4 parts में divided है. We have to study about carbohydrates, proteins, nucleic acid, DNA, RNA. तो ये सब कुछ विटामिन्स और ये सब कुछ हमें पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स. सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दोज कंपाउंड्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव हमने हेलो एल्किन हेलो एरीन के अंदर पूरे डायग्राम के थ्रू समझा था कि एक सोल्यूशन से जब हम पोलराइज लाइट पास कराते हैं तो अगर वो लेफ्ट या राइट में रोटेट करती है तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, और अगर वो सीधा उसके थ्रू पास कर जाती है, कहीं पे भी रोटेट नहीं करती, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. और अगर राइट पे करती है तो लीवो रोटेटरी, लेफ्ट पे करती है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर, राइट? सो इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल. हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप containing either aldehyde or ketone. aldehyde CHO एंड C डबल बॉन्ड हो कीटोन. हमने अभी पूरा एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर पढ़ चुके हैं. और प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस. या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव और एल्डिहाइड कीटोन उनमें हो, या फिर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करें तो वो ऐसे यूनिट्स दें जिनके पास ये सारी जो भी हमने बात करी कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए. तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो दैट विल बी नोन एज कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल विच इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज. ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सिनेरियो. एक उस पे एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं CHO, 4 इस पे सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और एक प्राइमरी अल्कोहल होता है. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. अभी हम इसका ओपन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बट दिस इज जस्ट लाइक द एग्जाम्पल. ठीक है. अभी हम बस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मैंने छोटे में से समझा दिया. अर्लियर डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स की ना एक अलग डेफिनेशन होती थी. वो क्या होती थी उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं. CxH2O होल का Y. तो क्या ये ना एक जनरल हमने फॉर्मूला बना दिया था और इसे हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहते थे. ठीक है. मतलब हम हमारी जो अर्लियर डेफिनेशन थी उसके हिसाब से अगर कोई भी कंपाउंड इस वाले जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था. बट दिस डेफिनेशन डजंट होल्ड ग्राउंड फॉर लॉन्ग बिकॉज देयर वर सम compounds which were not carbohydrate. वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे बट दे वर pertaining to this general formula. पर स्टिल वो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे थे. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे CH3COOH, HCHO. तो इसको जब आप इस वाले उसके अंदर डालोगे तो C की वैल्यू 1 रखोगे. अगर आप HCHO डाल रहे हो तो C की वैल्यू 1 होगी और H2O की होल ब्रैकेट Y, तो Y की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी. ठीक है. तो ऐसे कि आप ये देख सकते हो, बट हमें तो पता है कि HCHO इज मीथेनल एंड इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड वैसे अगर हम इथेनॉइक एसिड की बात करें तो इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट स्टिल दे वर पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, जिसकी वजह से हमने ये डेफिनेशन मतलब अब हम इसे नहीं देखते, इस बेसिस पे जस्टिफाई नहीं करते. Now there were some compounds which were carbohydrates but wasn't pertaining this general formula. ठीक है. और कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे जो इस वाली डेफिनेशन को मतलब इस जनरल फॉर्मूला को पर्टेन नहीं कर रहे थे बट दे वर स्टिल द कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से इसका एक एग्जाम्पल भी है हमने लिया है रामनोज. रामनोज को अगर आप लिखोगे तो देखो C6H12O5. अगर यहाँ पे 6 होता तो ये प्रोटीन कर लेता. ठीक है. मैं यहाँ पे भी y की भी वैल्यू 6 ले लेती, x की भी वैल्यू 6 ले लेती, बट यहाँ पे O5 है तो ये जनरल फॉर्मूला को पर्टेन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से दिस इज नॉट कॉल्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन बट इट इज स्टिल अ कार्बोहाइड्रेट. सो कभी कभार ये एग्जाम्पल आ सकते हैं कि आपको मल्टीपल कंपाउंड्स दे देंगे क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा इसमें से हाइड्रेट ऑफ कार्बन कौन सा है कौन सा नहीं है वैसा. फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें कार्बोहाइड्रेट्स की तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स.
मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट प्रोड्यूस मोर सिंपलर यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। मतलब जैसे आपने ग्लूकोज देखा, ग्लूकोज को हम फर्दर, और मतलब ग्लूकोज को अगर आप एक्वस सोल्यूशन में डालोगे ना, तो वो फर्दर अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका मतलब सिंपलेस्ट है कि वो उसी फॉर्म में रह सकता है। वैसे ही अगर आप फ्रक्टोज को देखोगे, आपको पता होगा कि स्टार्च को जब हम वो करते हैं, या फिर हम सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। तो ये सिंपलेस्ट यूनिट है। इसके बाद अगर आप और हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करोगे, तो आपको सच यूनिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? ऐसे मतलब सेम यूनिट्स नहीं मिलेंगे, वो और हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएंगे। और लीगोसेक्राइड्स के अंदर क्या है कि आप इन्हें जब हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो आपको 2 से 10 यूनिट्स मिलेंगे मोनोसेक्राइड्स की। जैसे मतलब ऐसे हो सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर आपने कोई भी सुक्रोज या माल्टोज लिया, और उसके अंदर आपको 2 से 10 यूनिट्स तक मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? मोर देन 10 हो गया तो पॉलीसेक्राइड्स हो गया। ओलिगोसेक्राइड्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इन सब के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। और यहीं अगर हम पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल की बात करें, तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे हमारे पॉलीसेक्राइड्स आएंगे। ज्यादा मतलब 10 से ज्यादा यूनिट्स देते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस। सो वी विल स्टडी अबाउट इट ऑल्सो। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स को एक और तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, स्वीट और नॉन स्वीट। मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट्स को जब टेस्ट करके देखा, तो कुछ स्वीट थे और कुछ का टेस्ट स्वीट नहीं था, तो उसको हमने शुगर्स और नॉन शुगर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। अब शुगर को फर्दर फर्दर हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर पाए, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा क्या करा? देखो, रिड्यूसिंग शुगर क्या है? हमने पढ़ा है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जो वो होते हैं, वो रिड्यूस कर लेते हैं टॉलिन्स और फिलिंग्स को, राइट? हमने टॉलिन्स और फिलिंग्स को, वो सिल्वर मिरर टेस्ट और ब्राउन पीपीटी देता है फिलिंग सोल्यूशन के साथ, फिलिंग ए और बी, ये सब हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो इसे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन जो हमारे ग्रुप होते हैं, स्पेसिफिकली एल्डिहाइड, तो वो हमें रिड्यूस करके मतलब वो एक तो वो बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, एंड एक हमें सिल्वर सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है? तो जो टॉलरेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कर पा रहे थे, उसके अंदर हमने रिड्यूसिंग शुगर बना दिया उन्हें। और उसका मतलब क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है, अगर वो ये पर्टिकुलर टेस्ट दे पा रहे हैं, तो मतलब वो फ्रीली प्रेजेंट है, वो किसी बॉन्ड के अंदर या कुछ ऐसा उसके साथ नहीं हो रहा, वो ऐसे किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी लूज कर दे और वो उस रिएजेंट के साथ रिएक्ट ना कर पाए। Whereas if we talk about non-reducing sugar, तो those which do not reduce Fellings or Tolling solution, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें दिख रहे हैं कि हाँ वो है, बट वो बॉन्ड की वजह से रिएजेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करके हमको पीपीटी नहीं दे पाते। नाउ अब हम देखते हैं ग्लूकोज बनता कैसे है। सो ग्लूकोज बनता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। पहले तो ये एल्डिहेक्सॉस होता है, ठीक है? और इसे ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। एल्डिहेक्सॉस का मतलब क्या है? देखो, एल्डी मतलब एल्डिहाइड, हेक्सॉस मतलब तीन, मतलब तीन नहीं, सॉरी, 6 कार्बन एटम। बस इतना ही मतलब है, ये बस एक छोटा सा नाम बना दिया उसके लिए। ना प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। मैंने गलती से स्टार्च बोल दिया था, केन शुगर आई वाज टॉकिंग अबाउट। कि केन शुगर और सुक्रोज को हम अगर, केन शुगर एंड सुक्रोज इज वन ओवर द सेम थिंग। इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। सो दिस इज द केन शुगर। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज, एंड C6H12O6 दिस इज फ्रक्टोज। अब आपको इस जगह पे देखकर ऐसा लग सकता है कि C6H12O6 इज सेम, तो एक का नाम ग्लूकोज और एक का नाम फ्रक्टोज क्यों रखा गया है, जबकि सब कुछ तो सेम है यहाँ पर? सो इट इज बिकॉज कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है कि फंक्शनल ग्रुप का अंतर आता है, इसलिए ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, और ये लीवो रोटेटरी होता है नेचर के अंदर, और ये डेक्स्टो रोटेटरी होता है। राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड प्रिपरेशन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। अगर हम स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5O12 होल की ब्रैकेट N। ये जो N है, ये 10 से ज्यादा होना चाहिए ताकि हमें ग्लूकोज मिल पाए। उसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें N
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं C6H12O6 ग्लूकोज के। सो एक ये तरीका होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज का। नाउ अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें तो इसमें क्या रहता है ना, इसमें ना मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मतलब आपको ये ना सब कुछ ऐसे याद करना पड़ेगा। आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। और ना फिर इस पे ना आपको रिएजेंट दे देंगे और प्रोडक्ट दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन से रिएजेंट से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल। देखो हमने पढ़ा कि ग्लूकोज है क्या बेसिकली, 6 कार्बन एटम है, 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है टॉप पे। ये रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर मैंने डाला एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको ना यहाँ से तोड़ेंगे और जहाँ पे OH होगा वहां पे ये जाके लग जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे OH था तो यहाँ पे क्या लगा, OC डबल बॉन्ड O CH3, OC डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे OH था तो यहाँ पे भी लग गया OC डबल बॉन्ड O CH3। तो ये OH को रिप्लेस कर देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड OC डबल बॉन्ड O CH3 से। ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिएक्शन विद HCN, आई डोंट थिंक कि मुझे इसे समझाने की भी जरूरत है क्योंकि ये हमने एल्डिहाइड कीटोन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, यहाँ पे OH और CN अटैच हो जाएगा। देखो बाकी सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज। जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके अंदर डबल बॉन्ड हटकर OH और CN लग जाएगा। तो देखो OH और CN, इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ओके नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिएक्शन विद NH2OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, ये इसी का नाम है, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज। और इसके अंदर भी हम सेम करेंगे। हमें पता है इसमें क्या होता है, वाटर को हम रिलीज करवाते हैं बस। तो जो एल्डिहाइड को हमने क्या करा, डबल बॉन्ड O के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे O है, ठीक है, और यहाँ पे NH2 है। हमको क्या करना है, हमको H2O रिलीज कराना है। तो देखो यहाँ से H2 जाएगा ये वाला और यहाँ से O जाएगा। सो ये अटैच होके डबल बॉन्ड OH बनेगा, डबल बॉन्ड NOH, क्योंकि यहाँ पे N भी तो बचा है। सो C डबल बॉन्ड NOH। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है दिखने में बट सिर्फ H2O यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो NH2 का H2 एंड इसका O, सो NOH। डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा NOH। इसे हम ऑक्साइन के नाम से जानते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एल्डिहाइड लिया, मतलब पूरा ग्लूकोज लिया, एल्डिहाइड थोड़ी लिया। और Br2 वाटर जब मैंने डाला तो इसमें जो एल्डिहाइड Br2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि ये नीचे वाले प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट कर दे, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इट इज जस्ट अ वेरी, मतलब क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो जो HNO2 होता है वो नीचे वाले प्राइमरी अल्कोहल को और एल्डिहाइड को, दोनों को डाई कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यू शुड रिमेंबर बिकॉज यू कैन गेट इट कंफ्यूज विद अनदर वन। सो इसके अंदर कैसे याद करना है, सिंपल देखो Br2 के अंदर सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा और इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। राइट, इफ यू मूव फर्दर, ये देखो HNO3। HNO3 क्या करेगा, ऊपर वाला एल्डिहाइड और नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल दोनों को इसने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट बनता है और इसे हम सैक्रिक एसिड भी कहते हैं। राइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट HI क्या होता है, हमें पता है ये क्या करेगा, ये सिर्फ ये जो ये अभी ऐसे चेन दिख रही है ना, इसे बस एक N हेक्सेन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, बस दैट्स इट। दिस इज लाइक द मोस्ट इजीएस्ट रिएक्शन। और इसका जो कैसे देंगे कि आपको रिएजेंट्स दे देंगे और प्रोडक्ट दे देंगे, तो कभी कहीं पे भी अगर HI लिखेगा तो हमेशा प्रोडक्ट N हेक्सेन ही बनता है। नाउ इफ वी टॉक इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखो इतनी देर से वी आर स्टडिंग अबाउट ग्लूकोज बट उसके और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मतलब और भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, ये 6 कार्बन की रिंग बना दी, मतलब रिंग क्या बना दी, स्ट्रेट चेन बनाई है अभी तो। ठीक है, ये 4 सेकेंडरी है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ना इसे याद करने का एक मेरे को टीचर ने तरीका बताया था, ऐसे। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये जो ये फिंगर है, ठीक है, ये हमें H का बताती है कि H कहाँ आएगा। सो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये नीचे से शुरू करना है, ठीक है। सो H ये हमारा इस तरफ आ रहा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। सो H, फिर ये वाली उंगली मेरी अंदर की तरफ है, देखो। तो यहाँ पे इस तरफ H आएगा
एंड देन दोबारा यहाँ पे H आएगा, ऊपर तो CHO एज इट इज और नीचे CH2OH सिंपल। ठीक है, तो ये मेरे को ऐसे याद है, तो आई होप आप भी इसे ऐसे याद कर लो, क्योंकि मुझे और कोई तरीका नहीं पता। तो अब बात करते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन की। तो डी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो H होता है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और एल कॉन्फ़िगरेशन में जो H है, सिर्फ इस वाले कार्बन की बात करें, सिर्फ इस वाले की, ठीक है, मतलब आप कंफ्यूज मत करना कि सबको कुछ इंटरचेंज करना है, नहीं। सिर्फ जो CH2OH के ऊपर वाला कार्बन है, उसके अंदर अगर H हमारा लेफ्ट साइड है तो डी कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो D प्लस ग्लूकोज हो जाएगा। और अगर राइट साइड है तो वो एल ग्लूकोज, मतलब एल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। देखो मैंने नीचे लिखा भी होगा, देखो एल प्लस ग्लूकोज। इसके अंदर सिर्फ क्या है, ये जो H है, ये जो हमने ऐसे सीखा, हमने ये D वाला सीखा है, तो इस वाले H की पोजीशन अगर मैं अंदर की तरफ कर लूं, तो इधर H आया, ठीक है, इधर H अंदर आया, इधर H बाहर आया, इधर H अंदर आया, इधर H बाहर आया। तो देखो इधर H अंदर है, बाहर, अंदर, बाहर। तो ये इसके अंदर बस नीचे वाले की पोजीशन बदल गई, तो इसे हमने एल प्लस ग्लूकोज कर दिया। और यहाँ पे प्लस क्या है कि इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर है, और एल इसके कॉन्फ़िगरेशन है कि H कौन सी साइड पे आ रहा है। नाउ हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ये तो मतलब हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की क्या जरूरत थी? बिकॉज अपॉन द ओपन चेन डिडंट गिव, ओपन चेन ने ना हमें कुछ रिएक्शंस नहीं दी थी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि मतलब इसके पास ये ग्रुप है, इसके पास ये पर्टिकुलर एल्डिहाइड ग्रुप है, बट ये उसके साथ ये वाला फॉर्म, मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं कर पाया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो बॉन्ड बना रहा होगा, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं है, और वो वाले टेस्ट नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर सोचा। ठीक है, अब ये रिएक्शंस आपको, ये 4 रिएक्शंस है जो उसने नहीं दी थी, एंड यू शुड रिमेंबर दैट, क्योंकि कभी कभार आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर से कौन सा टेस्ट वो नहीं दे पाया था, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2,4-DNP टेस्ट हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रखा है। शिफ्स टेस्ट, ये भी हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रखा है। डज नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रखा है, जिसके अंदर वो प्योर एल्डिहाइड ग्रुप देता है हमें। पहले हम सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं, फिर दोबारा जब उसे H प्लस से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें प्योर एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप मिलता है, जो कि प्योर फॉर्म में होता है और उस पर इम्प्योरिटी नहीं रहती। एडिशन प्रोडक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, जो आप एडिशन प्रोडक्ट बनाते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज का, जो हमने अभी ऊपर देखा, वो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें पता चला कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होगा, वो एग्जिस्टेंस में इस वजह से आया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखो इसे फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। क्या होगा, ये मैंने सिंपली बनाया, ये डी वाले ये कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसका ऐसे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो OH है और ये जो डबल बॉन्ड O है एल्डिहाइड का, इसको मैंने इसके साथ जाके अटैच करवा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका जो H था, ये तो सेम है। ठीक है, इसके अंदर बस ये क्या हुआ, इधर ये एक सिंगल बॉन्ड O से कनेक्ट हो गया, और बाकी सब कुछ हट गया। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये CO और ये O से रहा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे राइट पे OH है, अब देख सकते हो राइट पे OH, यहाँ पे इस वाली जगह पे राइट पे है, तो ये D प्लस अल्फा D प्लस है। ठीक है, इसका मैंने कैसे याद करा, देखो अगर अल्फा है तो मतलब राइट पे OH है, और राइट पे OH है तो वो बिलो आएगा। ठीक है, ये बिलो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ये भी आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें, तो इसमें बस OH लेफ्ट साइड पे हो जाता है, तो ये बीटा हो जाता है। बाकी सेम है, इस वाले को हम O से करवाते हैं। यहाँ पे बस OH की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, पहले राइट पे था तो अल्फा था, अब लेफ्ट पे है तो बीटा है। और ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर ऑल्सो नोन एज एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स विच डिफर इन द पोजिशन ऑन कार्बन ऑन मतलब पोजिशन OH ग्रुप ऑन C1 कार्बन। तो C1 कार्बन पे आप देख सकते हो, बाकी सब अगर आप रियलाइज करो, यहाँ पे ना नीचे CH2OH है, वो PDF में कट गया, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों चीजें ना सेम है, सिर्फ C1 कार्बन पे जो OH है उसकी पोजीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो लेफ्ट पे है, यहाँ पे राइट पे है, बस इसके अंदर चेंजेस, इसलिए इसे हम एनोमर्स कहते हैं। राइट, these were the Fisher projection. Now if we talk about the Haworth projection, अब देखो this is what I was talking about। अब क्या करना है,
बहुत सिंपल है। जो राइट पे है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे है उसको आपको नीचे लिखना है, ठीक है, ये बिलो मतलब ये वाला नीचे, ठीक है। और ये ऊपर जो आ रहा है, दिस इज लाइक ऊपर, ठीक है, मतलब आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन, बट हाँ, नीचे इज बिलो, राइट इज बिलो एंड लेफ्ट इज अबव। सो आई विल टेल यू, ठीक है, यहाँ पे देखो आराम से। यहाँ पे ओ एच राइट पे है, यहाँ पे ओ एच राइट पे है, फिर लेफ्ट पे है, फिर राइट पे है। तो राइट का मतलब बिलो, तो दो बार ओ एच नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। देखो, अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो, दो बार ओ एच नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, बस इतना ही था कि मतलब राइट का मतलब है बिलो और लेफ्ट का मतलब है ऊपर। ठीक है, अब एक और चीज, ये जो CH2OH है, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, ये हमेशा ऊपर रहेगा। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज कि इसको कहाँ लिखना है। इसको हमेशा ऊपर लिखना है और H हमेशा नीचे आएगा। तो ये दो चीजें तो फिक्स्ड हो गई। और उसके बाद का मैंने बता दी कि राइट का मतलब बिलो एंड लेफ्ट का मतलब ऊपर। ठीक है, अगर बीटा डी की भी अगर आप देखना चाहो तो देखो, पहले अगर आप सिर्फ, अगर हम देखो, मैं सिर्फ आपको राइट वाले बता रही हूँ, ठीक है, राइट मतलब बिलो पे क्या क्या आएगा। तो पहले HOH ये सब कुछ नीचे आएगा, ठीक है। देखो, ये नीचे HOH और CH2OH तो ऊपर ही आएगा और नीचे H आएगा। सो ऐसे, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है, आपको वो जो मैंने हैंड जेस्टर बताया वो याद रखना है। और उसके बाद अल्फा के ऊपर राइट पे आता है OH, और राइट का मतलब बिलो होता है, बस। तो आप ये बना पाओगे। राइट, एंड इसे पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं, क्योंकि पायरेनोज का स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है, इसलिए इसे पायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, तो फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस होता है, इसके अंदर ना कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तीन इसमें सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं और दो इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा बनता है। इसके अंदर भी सेम मेथड जो हमने फॉलो करा वही है, ठीक है। इसकी जो डी माइनस कॉन्फ़िगरेशन होती है, देखो माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी होता है, और डी कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो मैंने बोला डी का मतलब क्या है, कि जो एच है वो लेफ्ट पे होगा, सी ये इस वाले कार्बन पे, ठीक है, इधर मैंने मतलब वैसे हाईलाइट नहीं करा, बट हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। और इधर बस ये चेंज हो जाएगा। सो इट्स लाइक मोर ओवर द सेम थिंग। देखो एच एच, देखो ये डी वाला बन गया एच एच, फिर यहाँ पे ओ एच आ गया, तो यहाँ का एच अंदर, और ये वाली जो उंगली है, अब इधर कीटोनिक ग्रुप आएगा और उसके ऊपर प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा, जहाँ पे हम पहले एल्डिहाइड लिखते थे। राइट, सो अब इसके अंदर बस डी के अंदर इधर इधर एच आ गया, और लीवो एल वाली कॉन्फ़िगरेशन में इधर एच आ गया। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ इफ यू मूव फर्दर, तो इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर जो हम कीटोनिक ग्रुप है ना, उसका डबल बॉन्ड O, और ये जो ये वाला कार्बन रहता है, इससे हम रिएक्ट, मतलब ये वाला उसके पास चला जाएगा, तो ये भी एक सिंगल बॉन्ड O से अटैच हो जाएगा, तभी हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अब ये अल्फा है, अल्फा क्यों है, क्योंकि राइट पे OH है, और ये बीटा है, बीटा क्यों है, क्योंकि इसके लेफ्ट पे OH है। एक बार और इफ यू वांट टू क्लैरिफाई, तो देखो ये सब कुछ राइट है, राइट। तो पहले नीचे OH, सो ये वाला तो वैसे रहेगा, ठीक है, ये तो हमेशा ऊपर ही आता है। तो OH, और ये मतलब मैंने बताया ना कि ये जो वैसे होते हैं, ये वाला जो अल्कोहल मतलब अल्कोहल रहता है, ये हमेशा ऊपर रहता है। तो देखो HOH, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का मतलब बिलो है। तो पहले नीचे आएगा CH2OH, जो मैं बता रही हूँ कि ऊपर ही रहता है, वो मैं इस वाले उसकी बात करूँ, ना कि इस वाले की। सो यू डोंट गेट कंफ्यूज कि ये वाला भी हमेशा ऊपर आएगा, ये इसका मतलब ऊपर का जैसे हम फॉलो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, कि राइट वाला बिलो होगा, तो ये वाला उसी फॉर्मेट पे चलेगा। ना इफ यू टॉक अबाउट डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स हमने क्या पढ़े थे, कि जो 2 से 10 यूनिट्स थे मोनोसेक्राइड्स की अपॉन हाइड्रोलिसिस। राइट, तो अगर हम सुक्रोज, हमने सुक्रोज की भी बात भी करी थी, C12H22O11, ये किससे मिलके बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज।
ठीक है, तो थ्रू C1 और C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है, देखो ये मैंने यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज बनाया है, यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज बनाया है। तो इसके अंदर क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको H2O रिलीज कराना है, H2O बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो देखो ये OH है और ये H है, तो ये पूरा मैंने रिलीज करवा दिया, और ये जो O है ये यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो ये O बॉन्ड O, यहाँ पे ये HCH2OH ऐसे ही, तो ये एज इट इज रहा। ठीक है, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी कोई फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये मतलब टॉलरेंस और फेलिंग्स नहीं देगा। सुक्रोज। नाउ इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, जब ओरिजिनली कंपाउंड डेक्स्टोरोटेटरी हो बट अपॉन हाइड्रोलिसिस द नेट रोटेशन इज लीवोरोटेटरी। द प्रोसेस ऑफ शिफ्ट इन डेक्स्टो टू लीवोरोटेटरी अपॉन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो देखो ये हमने शुगर केन लिया, ये डेक्स्टोरोटेटरी होता है अगर ओरिजिनली आप बात करो, बट अपॉन हाइड्रोलिसिस आप देख सकते हो कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं, जो हमने ऊपर भी देखा। ग्लूकोज का रोटेशन क्या होता है, 52.4 डिग्री, और ये होता है -92.4 डिग्री, तो ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये डेक्सटो से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गया, इसी जो ये रोटेशन का जो शिफ्ट रहता है इसी को इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट माल्टोज, माल्टोज क्या होता है, माल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से और अल्फा डी ग्लूकोज से, मतलब दोनों जगह अल्फा डी ग्लूकोज है, और C1 और C4 कार्बन के बीच में जब हम लिंक करते हैं तो उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू माल्टोज बनता है। ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो वो टॉलरेंस और फेलिंग्स देता है। नाउ लैक्टोज, ठीक है, हमने सुना होगा कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, सो दिस इज लाइक द मिल्क वाला थिंग। ठीक है, सो बीटा डी ग्लैक्टोज, इसमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, देखो अभी आपको ये नहीं पता ग्लैक्टोज क्या होता है। ठीक है, सो ग्लैक्टोज के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है छोटे में, ग्लैक्टोज क्या होता है, C4 पोजिशन चेंज होगी बस कंपेयर टू बीटा डी ग्लूकोज। तो देखो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज था, C4 पोजिशन, C4 पोजिशन का मतलब है ऊपर से, देखो अगर मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँ, देखो ये C1 C2 C3 C4 इस वाले की बात करें, इसके अंदर बस OH उधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, बस एक जैसा डिफरेंस होता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज के अंदर। C4 की पोजीशन बस ऑपोजिट हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे दोबारा से नहीं बनाया, बट यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। सो इसके अंदर C1 C4 की लिंकेज होती है, ठीक है, H2 रिलीज करना है बस। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इट इज द ओनली रिड्यूसिंग शुगर। अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज के अंदर इट इज नॉन रिड्यूसिंग, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। माल्टोज के अंदर इट इज रिड्यूसिंग, दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं इसमें। और लैक्टोज के अंदर इट इज बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, दोनों बीटा के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर होती है, एंड लैक्टोज कैसे बनता है वो मैंने बता दिया आपको। और आपको ये लिंकेज भी याद रखनी है कि इसमें C1 C4 है, इसमें भी C1 C4 है, बट जो सुक्रोज थी उसमें C1 और C2 थी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, जैसे देखो स्टार्च हो गया, स्टार्च के अंदर यहाँ पे N है, ये N कितना भी बड़ा हो सकता है, तो जितना भी बड़ा होगा उतने ही यूनिट्स हमें ग्लूकोज मिलेंगे अपॉन हाइड्रोलिसिस। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर ही स्टार्च बनता है। अब स्टार्च इज फर्दर क्लासिफाई इन टू पार्ट्स, अमाइलोज, अमाइलोज पेक्टिन। अमाइलोज क्या है, अमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, 15 से 20% स्टार्च होता है इसमें, ये अनब्रांच्ड होता है। इसके अंदर जो ज्वाइनिंग होती है वो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। वेयर इफ यू टॉक अबाउट अमाइलोपेक्टिन, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसके अंदर 80 से 85% स्टार्च होता है, जो ज्यादा मात्रा होती है स्टार्च की, ये ब्रांच्ड होता है, इसके अंदर C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है और C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है। सो यू शुड रिमेंबर कि अमाइलोपेक्टिन इज मोर ब्रांच्ड, ये मैंने कैसे याद रखा था, अमाइलोपेक्टिन बड़ा नाम है, ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो इंसॉल्युबल होगा और ज्यादा मात्रा होगी स्टार्च की। whereas amylose kind of shorter name, so water soluble 15 से 20% starch and branch from C1 carbon to C4
कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये इतना ज्यादा ब्रांच नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस। Now if we talk about cellulose क्या होता है? इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। ये भी याद रखना है, कभी कभार आपको कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं कि सेल्यूलोज अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड होती है या बीटा डी ग्लूकोज की। सो शुड रिमेंबर कि बीटा डी ग्लूकोज की होती है। सेल्यूलोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी, तो जो एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर होता है दैट इज ग्लाइकोजन। सो दीज थ्री वर द पॉलीसेकेराइड्स। नाउ इसके साथ ही हमारा प्रोटीन वाला पार्ट खत्म होता है, सॉरी प्रोटीन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट खत्म होता है। अब प्रोटीन, प्रोटीन हमने बचपन से पढ़ा है, प्रोटीन बैलेंस डाइट वगैरह वाला स्टफ। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि हम खाने को इजिली डाइजेस्ट कर पाए एंड उसके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर पाए। प्रोटीन बेसिकली होता क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उस वो पेप्टाइड्स बनाते हैं। पेप्टाइड्स, जब बहुत सारे पेप्टाइड्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन की जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पेप्टाइड बनता है, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। अल्फा अमीनो एसिड होता है क्या है? RCH, C डबल बॉन्ड OH NH2। यहाँ पे R हम वेरी करा सकते हैं, यहाँ पे मिथाइल, एथाइल, आइसोप्रोपाइल कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम R ग्रुप बदलेंगे वैसे ही अल्फा अमीनो एसिड का नाम बदलता जाएगा, राइट। सो दिस इज लाइक द बेसिक थिंग कि RCH, C डबल बॉन्ड OH NH2, दिस इज द अमीनो एसिड का फॉर्मूला। 20 different amino acid are present in our body, so there are more than 20 different amino acid जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर हम R इज इक्वल टू H करते हैं तो ये क्या बनेगा? NH2CH2C डबल बॉन्ड OH। तो ये ग्लाइसिन होता है, इसका नाम ग्लाइसिन पड़ता है, ठीक है। ये ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है बिकॉज नो असिमेट्रिकल कार्बन। सिर्फ यही एक अल्फा मतलब अल्फा अमीनो एसिड के अंदर यही एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, बाकी सबके अंदर असिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। नाउ अगर मैं आर की जगह CH3 रख दूं, मतलब एक मिथाइल ग्रुप रख दूं, तो CH3CHNH2COOH, इसका नाम होता है एलेनाइन। तो ये एलेनाइन बनता है, ठीक है। तो ऐसे ना पूरा एक टेबल है। आई हैव नॉट ब्रिंग इट हियर बिकॉज इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आपको सारे वो याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपको ऐसे नहीं बताया जाएगा कि किसका नाम क्या है। आपको डायरेक्ट नाम दिए गए होंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। नाउ अमीनो एसिड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स: एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक का मतलब देखो साफ साफ पता चल रहा है, ज्यादा COOH ग्रुप प्रेजेंट होंगे एज कम्पेयर टू NH2 ग्रुप। बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे एज कम्पेयर टू COOH ग्रुप। न्यूट्रल अमीनो एसिड नंबर ऑफ COOH ग्रुप वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। So these were the classification. Now this is what I was talking about: essential amino acid and non-essential amino acid. So जो essential होते हैं ये हमारी बॉडी के थ्रू सिंथेसाइज नहीं होते, ये हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं, राइट। तो इसका जो एग्जांपल है ट्राइफोटोफन, ठीक है, थियोरानाइन, फिनाइल एलेनाइन, वैलेनाइन, वैलाइन। तो ये अजीब अजीब से नाम है, ठीक है, मेरे को बोलने भी नहीं आते। तो ये वाले, ये सब आपको याद, ये मतलब पूरा ऐसे मेमोरी के अंदर डालना पड़ेगा। Whereas if we talk about non-essential amino acid, तो synthesized by our own body, not taken from outside। तो ये हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि ग्लाइसिन और एलेनाइन, ये दोनों ही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमने ऊपर पढ़े। नाउ इसकी स्वीटर आयन इंटरनल एसिड बेस्ड सॉल्ट भी होता है। ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एम्फोटेरिक बिहेवियर हमने क्लास 10th में सीखा था आई गेस, कि जो एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट बना के दे और जो बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट बना के दे। सो इनका एसिडिक कैरेक्टर भी होता है, बेसिक कैरेक्टर भी होता है। ज्विटर आयन फॉर्म क्या होती है? देखो ये जो H है ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। देखो RCH CO माइनस और यहाँ पे NH3, मतलब ये जो ये H है ये प्रोटॉन की फॉर्म के अंदर कभी उधर ऐसे खेल सकता है। नाउ पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली द अमाइड्स formed by joining two or more amino acids through amide और पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली अमाइड जो होते हैं, जो हम दो या तीन, दो या कितनी भी ज्यादा हो सकते हैं पेप्टाइड्स, तो जो लिंकेज होती है, बट उन्हीं की लिंकेज के थ्रू हम वो बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनते हैं। सो देखो कैसे बनाना है। ये मैंने एक अमीनो एसिड लिया, ये मैंने एक अमीनो एसिड लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है?
H2O रिलीज करा देना बस। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जब कुछ भी समझ ना आए ना, बस H2O रिलीज करा दो या HCl रिलीज करवा दो, कुछ मतलब रिलीज ही कराना होता है। सो H2O यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे ये जो ये सिंगल बॉन्ड था C वाला जो OH के साथ था, वो डायरेक्ट NH के साथ जाके लग जाएगा, बाकी CH3 C डबल बॉन्ड OH, बाकी एज इट इज। तो देखो ये एक अमाइड बन गया, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH है, तो ये डाइपेप्टाइड बन गया। और ये एमाइड और पेप्टाइड लिंकेज होती है, जिसके अंदर सिर्फ आपको H2O रिलीज कराना है। दो अल्फा अमीनो एसिड्स को एक साथ रखो, उसे इस फॉर्म के अंदर लिखो कि H2O वहां से रिलीज हो जाए, और फिर उसको आपस में कनेक्ट कर दो। दैट्स इट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल आई हैव टेकन। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये अमाइड है, C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे अमाइड है, तो डाइपेप्टाइड ये ऑलरेडी बन चुका है। अब इसके अंदर मैं दोबारा एक अमीनो एसिड को मिलाकर वाटर रिलीज करवा रही हूँ। तो देखो ये OH H2O रिलीज हो गया, ये जो C का बॉन्ड था OH के साथ, डायरेक्ट NH CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो ये ट्राइपेप्टाइड वाली चेन हो गई। एक इंसुलिन है जो हमारी बॉडी के अंदर है, और उसके अंदर 51 अमीनो एसिड से वो ज्वाइन करके बनता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन, कैन बी आस्क्ड और कैन नॉट बी आस्क्ड। नाउ डाइपेप्टाइड क्या होता है? फाउंड बाय टू अमीनो एसिड्स बाय पेप्टाइड लिंकेज। हमने भी ऊपर देखा कैसे हो रहा था। पॉलीपेप्टाइड कंटेन मोर देन 10 अमीनो एसिड जॉइनिंग टुगेदर। पॉलीपेप्टाइड के अंदर 10 से ज्यादा जब हम अमीनो एसिड को साथ ज्वाइन करते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। नाउ अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग मोर देन 100 अमीनो एसिड resides acids residue join together through amino और पेप्टाइड लिंकेज। तो पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 100 से ज्यादा जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बट एक इंसुलिन ही एक ऐसा वो है जो 51 अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने, एंड स्टिल इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है प्रोटीन का, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। Fibrous क्या होता है? When polypeptide chain run parallel are hold together by hydrogen and disulfide bond, a fiber-like structure is formed. तो इसके अंदर ना पैरेलल देखो शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। बीटा प्लीटेड शीट बनती है फाइब्रस के अंदर। ये आगे मैंने और एक्सप्लेन करा होगा, बट दिस लाइक द शॉर्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, कि बीटा प्लीटेड शीट्स बनती हैं इसके अंदर, और ये रन करते हैं पैरेलली एंड होल्ड टुगेदर। इनकी जो बॉन्डिंग हो रही है वो किससे हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड लिंकेज। वेयरएज इसके अंदर सिर्फ डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ग्लोबुलर के अंदर। सो ग्लोबुलर का पढ़ते हैं, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल टुगेदर अराउंड इन अ राइट हैंड स्क्रू मैनर टू गिव अ स्फेरिकल शेप। इसके अंदर ना अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आप राइट मतलब राइट डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाते हो ना, तो ऐसे करके उसका एक अल्फा हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जो बीटा प्लेटेड शीट्स वाला होता है, और ये जो ग्लोबुलर है ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका एग्जांपल होता है केराटिन जो हम बालों में लगाते हैं, मायोसिन, एंड इसका एग्जांपल होता है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं क्वार्टिनरी तक, तो ये देखो इसके अंदर बेसिकली कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या स्टार्टिंग क्या है, ये बस एक सिंपल नॉलेज देता है। क्योंकि जब हम डीनेचुरेशन पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और डीनेचुरेशन के अंदर कौन सा इकलौता स्ट्रक्चर है जो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि इसके बेसिस पे पता नहीं सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रखा था जी में बार बार, बट या। सो प्राइमरी स्टडी ऑफ द सीक्वेंस इन विच पॉलीपेप्टाइड हैज लिंक विद अमीनो एसिड। जिस सीक्वेंस के अंदर पॉलीपेप्टाइड लिंकेज हुई है अमीनो एसिड के बीच में, उसको हम उतनी स्टडी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। Secondary, arise due to regular folding of the backbone polypeptide chain due to hydrogen bonding between C double bond O and NH। तो इसके अंदर बेसिकली हम अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। Alpha helix is one of the most common ways in which polypeptide forms hydrogen bonding by twisting right hand screw manner, right? Whereas alpha helix कौन सा था? Alpha helix था fibrous। देखो शायद सॉरी गलत बोल दिया। अल्फा हेलिक्स वाज ग्लोबुलर एंड बीटा प्लेटेड वाज फाइब्रस, ठीक है। सो अल्फा हेलिक्स वाज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बीटा प्लेटेड, तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड चेंज ऑफ स्ट्रेच ड्यू टू मैक्सिमम एक्सटेंशन। इसके अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन होती है, साइड बाय साइड ले करते हैं और ये होल्ड टुगेदर करते हैं ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
राइट, सो दिस वाज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इफ यू टॉक अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ग्लोबुलस और फाइबर, मतलब इसके अंदर ना बेसिक लेवल पे अल्फा मतलब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं। ये मतलब जैसे सिंगल सिंगल की बात करें, बट जब ये बहुत ज्यादा नंबर में हो जाती है तो फिर हमें फाइब्रस और ग्लोबुलर मिलता है। सो फर्दर फोल्डिंग ऑफ दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। इसकी स्टेबिलिटी किस किस से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वैंडरवल फोर्सेस। ठीक है, तो ये चार स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो फोर्सेस होती हैं, ये चार हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। Now, quaternary structure, protein formed by two or more subunits of polypeptide. Spatial arrangement of these subunits with respect to one and another is quaternary structure. तो ये quaternary structure होता है जिसके अंदर two or more subunits की spatial arrangement करते हैं with respect to one and another. Now, if we talk about denaturation of protein, this is like अगर प्रोटीन से क्वेश्चन आया तो जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं दे आर मोर अबाउट बॉइलिंग ऑफ एग, कर्डनिंग ऑफ मिल्क, एग एल्ब्यूमिन करके, इसी के बेसिस पे मतलब यही टॉपिक पे आए हैं। क्या होता है नेटिव प्रोटीन? क्या होता है जो नेचुरल प्रोटीन जिस वे मैनर के अंदर हमें मिलता है। अब उसके अंदर अगर हम कोई भी चेंज करते हैं ना, केमिकल या फिजिकल, जैसे पीएच का चेंज करना, टेम्परेचर का चेंज करना, तो इसके अंदर ना ब्रेकेज हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और डाइसल्फाइड लिंकेज की, जिसकी वजह से वो होल्ड टुगेदर हो रखे थे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, जो बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं वो बिखर जाती हैं, वो ज्यादा देर अपने साथ मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन पे नहीं रह पाती, पैरेलल नहीं हो पाती। तो ना सब कुछ टूट जाता है उसके अंदर जब हम किसी भी तरीके का कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं, सच एज पीएच और टेम्परेचर। तो सब कुछ टूट जाता है, बट क्या चीज इंटैक्ट रहती है? सिर्फ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वही इंटैक्ट रहता है, बाकी हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाता है, बीटा प्लेटेड खराब हो जाता है। सो इसके एग्जांपल क्या है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के? जब हम बॉइलिंग ऑफ एग करते हैं तो वो रबी मास बनता है, सो दिस इज लाइक एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब कर्डनिंग ऑफ मिल्क होती है, जब हम दही बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नाउ द फर्दर पार्ट, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर हम न्यूक्लिक एसिड बनता है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स साथ में ज्वाइन होते हैं थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तो उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट ऑफ होते हैं? देखो इसके अंदर क्या कैसे पूछ सकता है, अब कोई पूछेगा न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलिसिस पे क्या क्या बनता है, तो जिससे कंसिस्ट होगा तो हाइड्रोलिसिस पे वो उसी में टूटेगा। तो देखो पेंटोज शुगर होती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, मतलब आरएनए डीएनए वाला स्टफ है यहाँ पे। फॉस्फेट ग्रुप होता है, हाइड्रोसिलिक बेसिस होता है, हाइड्रोसिलिक बेसिस के अंदर प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स के अंदर क्या आते हैं? एडेनाइन, ग्यूनाइन। पायरामाइडाइन्स क्या होते हैं? लाइटोसाइन, थाइमीन, यूरेसिल। सो दिस इज द स्टफ, ठीक है। ये मतलब याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए न्यूक्लियो एसिड किससे बनता है या न्यूक्लियो एसिड को हाइड्रोलिसिस पे क्या क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर मिलेगा, डीऑक्सीराइबोस में से कोई एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, हाइड्रोसिलिक बेसिस मिलेगा जिसके अंदर एडेनाइन, ग्यूनाइन, लाइटोसाइन, थाइमीन, यूरेसिल। राइट, नाउ इफ यू टॉक फर्दर, तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, बेसिक थिंग पता होनी चाहिए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस। आरएनए क्या है? राइबोस। बेसिस इसमें, हाँ ये डिफरेंस है देखो। यहाँ पे जो वो रहता है, बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडेनाइन, यूनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन। और जो आरएनए में बेसिस प्रेजेंट होते हैं दैट इज एडेनाइन, यूनाइन, यूरेसिल, साइटोसाइन। तो यहाँ का जो थाइमीन है वो यहाँ की यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है इन केस ऑफ आरएनए। तो आपको ऐसे याद रखना है, आरएनए में यूरेसिल होता है एंड डीएनए में थाइमाइन होता है। राइट, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर। नाउ इफ यू मूव फर्दर, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आ सकता है, या मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू के फॉर्म में कि न्यूक्लियोसाइड यही होता है कि नहीं होता, करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो वाला। सो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? अ यूनिट ऑब्टेन्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू द सेकंड पोजीशन, ठीक है, सेकंड पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। सेकंड पोजीशन पे बेस होना चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड, इससे प्रोटीन बनता है, यूनिट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग बेस टू द सेकंड पोजीशन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप टू द फिफ्थ पोजीशन ऑफ शुगर। इसके अंदर शुगर के सेकंड पोजीशन पे बेस लगता है तो न्यूक्लियोसाइड, अगर उसके फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया तो न्यूक्लियोटाइड। बस इतना ही डिफरेंस होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर। सो साइड ये मैंने कैसे याद रखा था? साइड मतलब
साइड में मतलब एस आ रहा है तो मतलब सेकंड पोजीशन पे शुगर, और टाइड उसके ऑपोजिट होगा, सेकंड पोजीशन पे शुगर, एंड पेंटोस का टी आ रहा है तो पेंटोस मतलब सॉरी पेंटोस का मतलब फॉस्फेट का टी आ रहा है तो टी यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे लगेगा, तो मैंने ऐसे याद रखा था। नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो जॉइनिंग लिंकेज बिटवीन न्यूक्लियोटाइड बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है डीएनए का। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हमें जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। tells us about DNA's double stranded structure and two strands are complementing to one another but not identical। complementing क्या होते हैं देखो, इसके अंदर क्या है, इसकी जो बेस पेयरिंग होती है ना इस वेरी मच स्पेसिफिक, ठीक है। इससे मेरा क्या मतलब है देखो, A is double bonded with T and C is triple bonded with G। मतलब क्या है, अगर आपको ये जेई में भी क्वेश्चन था, आपको ना ऐसे कुछ भी दे देंगे ATCGTA जो भी है, आपको क्या करना है, आपको बस रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है, ए को टी से और सी को जी से, बस ए को टी से सी को जी से, इतना बस याद रखना है। देखो यहाँ पे ए था तो यहाँ टी आ गया, यहाँ टी था यहाँ ए आ गया, यहाँ सी था तो यहाँ मैंने जी लिख दिया, यहाँ जी था तो मैंने सी लिख दिया, यहाँ टी था मैंने ए लिख दिया, यहाँ ए था मैंने टी लिख दिया, यहाँ जी था मैंने सी लिख दिया, यहाँ सी था मैंने जी लिख दिया, बस। ये कॉम्प्लीमेंटिंग होते हैं ईच अदर, तो ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, बस इतना याद रखना है, हो जाएगा। नाउ वाटर सॉल्युबल विटामिन, अब हम विटामिन की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, पता ही चल रहा है वाटर सॉल्युबल है मतलब वाटर में सॉल्युबल होंगे। फैट सॉल्युबल तो सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल। एग्जाम्पल विटामिन, ये मैंने कीड़ा के नाम से, देखो KEDA, तो कीड़ा बनता है, ठीक है, तो मैंने कीड़ा और B12, ये सारे वो होते हैं नॉन एसेंशियल, वो होते हैं नॉन एसेंशियल विटामिन। नाउ शुड बी सप्लाइड कंटिन्यूस बिकॉज दे आर एक्सक्रीटेड रेगुलरली बाय यूरिन, तो ये हमारी यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होते, तो ये नॉन एसेंशियल होते हैं, तो कीड़ा और B12 भी इसी में आता है, एक्सेप्ट विटामिन B12। इसके अंदर क्या एग्जाम्पल, बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1 2 3 4 5 6, सिर्फ 12 को छोड़ के बाकी सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन सी भी इसी के अंदर आता है। शुड बी सप्लाइड कॉन्टिन्यूसली क्योंकि यूरिन के साथ रेगुलरली एक्सक्रीट हो रहे हैं, और ये एक्सक्रीट नहीं हो रहे यूरिन के साथ। एंड एक और चीज जो पूछी जा सकती है, विटामिन B6, ये बोर्ड में भी आया था कुछ साल पहले सीबीएसई बोर्ड में, तो इसके पुराने नाम, ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट है, ये याद करनी पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखी। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायराइडोक्साइन। सो विटामिन B6 ऐसी। एक और चीज याद रखनी है, ये B12 जेई के अंदर क्वेश्चन था कि इन आपको मतलब 6 या 7 आपको विटामिन दे रखे थे, ठीक है, विटामिन K E D A B C B1 B2 B3 ऐसे बहुत सारे दे रखे थे, और आपसे उसमें से पूछा था कि इसमें से नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन गिन के बताओ, और इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था। सो दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर एवरीथिंग इन दिस, कि कौन से एसेंशियल है कौन से नॉन एसेंशियल है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।